हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज की इस स्पेशल क्लास में। आशा करता हूँ आप सभी वेल एंड गुड सकुशल होंगे और दिवाली का त्यौहार आप सभी ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा। पटाखे तो जरूर फोड़े होंगे, बिना पटाखे के तो सवाल ही नहीं है दिवाली मनाना। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के इंटरव्यू हो रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और इस बार जो इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें पोस्ट भी, नंबर ऑफ पोस्ट भी ज़्यादा है, तो अच्छा है। तो इस इंटरव्यू और आगे के इंटरव्यू के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ टिप्स भी हैं, कुछ ट्रिक्स भी हैं। मैं ये मानता हूं कि ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। एक एक करके मैंने कोशिश की है कि इन सब में जितने महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं वो सारे के सारे कवर किए जाएं। और इनकेस फिर भी कुछ छूट जाता है तो आप मुझसे लाइव पूछ सकते हैं, आप बाद में कमेंट करके छोड़ सकते हैं, जिसे हम अगली क्लास में ले लेंगे, वहां पर इसको कवर कर देंगे। आप सब जानते हो कि इंटरव्यू जो है एक महत्वपूर्ण स्टेज होती है। 3 चरणों के एग्जाम में प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू, ये सबसे लास्ट में मिलती है। कुछ ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो यहाँ तक पहुंच पाते हैं। इस स्टेज में न सिर्फ आपकी नॉलेज यानी आपके ज्ञान का परीक्षण होता है, इवन आपकी पर्सनैलिटी जो कि प्रीलिम्स और मेंस में चेक नहीं की जा सकी, उसका भी परीक्षण किया जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, इसका भी परीक्षण होगा। और जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीजें आती, यानी जो हम प्री और मेंस में दे चुके हैं वो तो पूछेंगे ही स्टेट पीएससी में, मगर इसके अलावा नए जो पैरामीटर हैं, नए जो डायमेंशन है, वो भी जुड़ जाते हैं। तो इसलिए ये पुरानी दोनों स्टेज से महत्वपूर्ण हो जाता है। साक्षात्कार डर पैदा करता है। इसके लिए आवश्यक जो बातें हैं वो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, सबसे पहली बात आती है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो उसके पहले आपको स्वयं को जानना है। नो योर सेल्फ। ये क्या बात हुई? हम 21 साल से ऊपर के हो चुके हैं और अभी तक हम स्वयं को नहीं जान पाए। आपको जानना ही पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वो कौन से पॉइंट हैं, वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हो दूसरों की तुलना में। जो आपकी ताकत है वो पता होना चाहिए। एक से ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं, उनको नोट डाउन करके रखना चाहिए। और ऐसे नहीं कि मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी लिख लूंगा। आपकी मर्जी नहीं। अगर आप अपना इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाते हो, आत्मनिरीक्षण आप स्वयं नहीं कर पाते हो, तो किसी तीसरे व्यक्ति की सलाह लो। वो आपको बताएगा कि कौन से पॉइंट जो होते हैं वो आपकी ताकत है, आपकी स्ट्रेंथ को शो करते हैं। ओके, ठीक, ये याद रखो। फिर जैसे स्ट्रेंथ है, ताकत है, वैसे ही आपकी कुछ कमजोरियां हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, डर जाते हैं, भय उन्हें किसी सिचुएशन से लगने लगता है, या सामना नहीं कर पाते हैं मुसीबत जब आती है। तो ऐसी चीजें, यही आपकी वीकनेस है। और कुछ कितनी खराब परिस्थिति रहे उसमें भी डट कर खड़े रहते हैं, तो ये उनकी स्ट्रेंथ है। कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं। तो आपको आपकी स्ट्रेंथ पता हो, आपको आपकी वीकनेस पता हो, आपको आपकी हॉबीज के बारे में पता हो। हॉबी एक हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो जो आपकी हॉबीज हैं उसके बारे में स्पष्ट रूप से, हॉबी का मतलब ही होता है कि ऐसा कार्य, ऐसी गतिविधि जिसको आप करते समय प्रसन्नता, खुशी महसूस करते हैं। आप कभी थकान महसूस नहीं करते। इवन जब थके हुए होते हैं तो भी वह काम बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। आपकी रुचियां क्या है, इंटरेस्ट क्या है ना? कोशिश करो आपके इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज रचनात्मक हो, कंस्ट्रक्टिव हो, यानी ये आपको सिखाती हो, सोसाइटी को सिखाती हो, देश के लिए कुछ अच्छा करती हो, समाज के लिए अच्छा करती हो। ऐसी रुचियां अगर होंगी तो ये आपके लिए बेनिफिट देंगी। तो इन सब पॉइंट पर आप पॉइंट तैयार करो जिस पर आप डिस्कस कर पाए कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ, है ना? आपकी जो एकेडमिक जर्नी है, आपने जो कुछ क्वालिफिकेशन की है, आपने यूजी, आप पीजी या और भी ज़्यादा आप हायर स्टडीज कर चुके हैं, तो उसके संबंध में आपके पास सारी जानकारी हो। यदि आप पहले से किसी जॉब में है, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, अच्छा बुरा जिस जिस सेक्टर में थे उसके बारे में भी आपके पॉइंट तैयार होना चाहिए। मान के चलो कोई इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, और किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर चुका है, तो उसको पता होना चाहिए। वो पूछ सकते हैं कि ईवी व्हीकल
का जो अभी आ रहा है वो कितना अच्छे रहेंगे एनवायरनमेंट की दृष्टि से या हमारे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूँ, तो ये इसको लेकर के आपका पुराना अनुभव जो है वो तैयार होना चाहिए। और वे लोग जो पहले किसी जॉब में हैं, उनका ज़्यादातर इंटरव्यू उसी जॉब, उनके उसी वर्किंग एक्सपीरियंस पर फोकस्ड हो जाता है। उनसे दूसरी चीज़ें बहुत कम पूछी जाती हैं, उनकी हॉबी के बारे में कम पूछा जाएगा, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में कम पूछा जाएगा, अक्सर ऐसा हो जाता है। तो वो आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट मान लो कि इस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। इसके अलावा आपकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो सकता है, आप कोई स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करते हो सकता है आप किसी एनजीओ से जुड़े हो, आप सोसाइटी के लिए काम करते हो सकता है आप एनसीसी में बहुत अच्छा काम कर चुके हो, या हेल्थ केयर में किसी सेक्टर में आप जुड़े हो, तो उस एक्टिविटीज को भी नोट डाउन करो। उसमें अच्छी बातें हैं जो आपको अवसर मिलता है अगर बताने का, तो आप बताएंगे, ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो पहली बात आती है इंटरव्यू साक्षात्कार में, नो योरसेल्फ, अपने आप को पहचान लो, अपनी कमियां, अपनी खूबियां, अपनी अच्छाइयां बुराइयां आपको पता हो। फिर बोलूंगा, स्वयं अगर पता नहीं कर सकते हो तो किसी थर्ड पर्सन की हेल्प ले सकते हो, वो निष्पक्ष रूप से आपको बता सकता है कि आपके ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये वीकनेस है। नेक्स्ट, अगली बात आती है कि इंटरव्यू देने जाओगे, इंटरव्यू का एक बड़ा पार्ट जो है वो करंट अफेयर पर चला जाता है, समसामयिकी। करंट अफेयर आज का ही नहीं होगा, लगभग 2-2.5 महीने, इवन 6 महीने का भी आ जाता है। और बड़ी जो घटनाएं रहती हैं वो साल भर की भी हो सकती हैं, 2 साल की भी हो सकती हैं। तो राष्ट्रीय स्तर की, अंतरराष्ट्रीय स्तर की, और यहाँ तक कि अपने राज्य या आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उस छोटे से कस्बे शहर की भी हो सकती है। तो उसके संबंध में समसामयिकी से जुड़े हुए जो पॉइंट हैं उनको विस्तार से तैयार कर लेना चाहिए। ठीक, एमपीबीएससी का इंटरव्यू है तो मध्य प्रदेश के पॉइंट तैयार होना चाहिए। इसके लिए आप न्यूज़पेपर लो, 2 से 3 न्यूज़पेपर की हेल्प लो। करंट अफेयर की मैगजीन तो पढ़ते हैं, इसके अलावा जैसे इंडिया टुडे हो गई, वीकली आती है, उसको भी आपको पढ़ लेना चाहिए। और यदि कहीं अच्छी डिबेट चलती है किसी टेलीविजन चैनल पर, दूरदर्शन पर चलती है, तो उसका भी आप उसको देखें और उससे पॉइंट तैयार करें। यानी कोई इशू है तो उस इशू को लेकर के आपको प्लस माइनस पता होना चाहिए। जैसे अगर यूक्रेन का इशू है तो उसको लेकर के भी जानकारी हो, गाजा का इशू है तो वो भी पता होना चाहिए, बांग्लादेश में जो हुआ, तख्ता पलट हुआ, यूनिट सरकार जो बनी, उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। हम अपने देश की बात करें, जुडिशरी को लेकर इशू है, या इलेक्शन कमीशन को लेकर के बात आती है, ईवीएम को लेकर बात आती है, धारा 370 को लेकर बात आती है, इस पर आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हों, है ना। ये तैयारी जरूरी है। करंट अफेयर में ये सब चीजें डिस्कस हो सकती है। आपसे पूछा जाए तो आप करंट अफेयर को डिनाई कर दोगे तो थोड़ा निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, अगली बात आती है कि स्टेट स्पेसिफिक नॉलेज आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए। आप मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग के लिए इंटरव्यू में बैठ रहे हो, सिर्फ पीएससी वालों की बात नहीं करूंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर उनके भी इंटरव्यू होते हैं, इंजीनियर के भी होते हैं, डॉक्टर के भी होते हैं, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि आप मध्य प्रदेश के संबंध में, मध्य प्रदेश की गहन जानकारी तैयार रखें। जैसे मध्य प्रदेश का इतिहास, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पीएससी के तो सिलेबस में रहता है, आप जानते हैं। मध्य प्रदेश की संस्कृति, कल्चर, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, सोशियो पॉलिटिकल इशू यानी सामाजिक राजनीतिक जो मुद्दे हैं उन पर आपकी गहन जानकारी होना चाहिए, उनसे जुड़ा कोई प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली जो पॉपुलर स्कीम है, जो फ्लैगशिप स्कीम है, लोक लुभावन स्कीमें हैं, जिनसे ज़्यादातर जनसंख्या प्रभावित होती है, ज़्यादातर जनसंख्या को लाभ मिलता है, तो उनके पॉइंट्स पता होना चाहिए कि इसके लाभार्थी कौन है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, ये पता होना चाहिए। ऐसे ही राज्य सरकार की योजना, इवन भारत सरकार की योजनाएं भी, इसके संबंध में क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में जेंडर रेशियो एक बड़ा इशू है, तो लाडली जो लक्ष्मी योजना है वो चलाई गई, अभी लाडली बहना योजना चलाई जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण जो स्कीम है, इनके बारे में गहन जानकारी होना चाहिए। वो आपसे पूछ सकते हैं, बताओ इसका लाभार्थी कौन हो सकता है। इन योजनाओं के अंतर्गत कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो उन क्वेश्चनों के बारे में भी आप
जानकारी रखें, तैयार करें अपने आप को, है ना। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ आपका जो होम टाउन है, आपका जो गृह जिला है, उस गृह जिले के डाटा कलेक्ट कर लो। फॉरेस्ट एरिया कितना है, मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, वहाँ की प्रमुख समस्या क्या है, वहाँ का फेमस कोई प्लेस है, कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, या कोई कस्टम यानी कोई परंपरा है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो, जैसे गोटमार मेले का आयोजन होता है, पर्टिकुलर छिंदवाड़ा की हम बात करें, भगोरिया अलीराजपुर के संबंध में चला जाता है। तो ऐसे पॉइंट आ जाते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू आपका होता है, उसके पहले आपको कुछ मॉक इंटरव्यूज जरूर अटेंड कर लेना चाहिए अपने दोस्तों के साथ। आपकी फैमिली में कोई इस प्रकार का व्यक्ति है जिसके पास नॉलेज है, उसके साथ कर सकते हैं। अदरवाइज कोचिंग क्लासेस तो अरेंज कराती ही हैं। ये मॉक इंटरव्यू जो है ये बेनिफिट पहुंचाते हैं। एक आपका कॉन्फिडेंस जो है, उस कॉन्फिडेंस को, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, आपके आंसर जो हैं, आप जो अपने आंसर डिलीवर करते हो, उत्तर जो देते हो, तो आंसर डिलीवरी के तरीके में सुधार लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि मॉक इंटरव्यू होगा तो आप बाद में अपना फीडबैक भी तो लोगे कि मेरा इंटरव्यू कैसा था, उसमें मैंने कैसा परफॉर्म किया, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, मेरा पोस्चर कैसा था, मैं जो बोल रहा था, मैं जो उत्तर दे रहा था, कम्युनिकेशन जो थी, वो वॉइस प्रॉपर थी, हाई तो नहीं थी, बहुत धीमी तो नहीं थी, मेरे बोलने का लहजा सही था, कोई टोन पर्टिकुलर किसी रिलीजन उस क्षेत्र की तो नहीं आ रही थी, है ना। कंटेंट यानी जो मैं उत्तर दे रहा था, वो उत्तर कितने सही थे, कितने सटीक थे, क्या उसके आइडियल होना चाहिए, ये फीडबैक ले लो। उस फीडबैक से, मॉक से आपको बेनिफिट मिलता है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे फ़ायदा होता है। अगर स्पोर्ट्स में हम देखें, फाइनल मैच होता है तो उसके पहले भी प्रैक्टिस करते हैं, तब जा कर के फाइनल परफॉर्म करते हैं। स्टेज पे कोई मंचन होता है किसी नाटक का, या कहीं रामलीला भी अगर होती है, कभी देखी हो, तो वो कलाकार भी तो प्रैक्टिस करते हैं ना। प्रैक्टिस से परफॉर्मेंस सुधरता है। और प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हो तो ये प्रैक्टिस है आपकी फाइनल मैच खेलने के पहले, तो ये आपको फायदा पहुंचाएगी, वो जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट, अगला पॉइंट आता है डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। आपके जो डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन कर ही चुके होगे, ऑब्वियस सी बात है, फॉर्म पहले जमा हो जाते हैं, और आज जब आप जाते हो तो आज आप अपनी फाइल लेके जाते हो। तो यहाँ कहने का मतलब है, आपको जो भी सर्टिफिकेट्स मिले हैं, जो भी मार्कशीट मिली है, इसके साथ साथ यदि आपका कोई एकेडमिक गैप हुआ है, आपने ग्रेजुएशन पहले ही कर लिया है और अब अवसर मिला 5-7 साल बाद इंटरव्यू देने का, तो उस गैप को कैसे, पूछेगा क्वेश्चन, कितने साल तक क्या किया, जवाब तो देना पड़ेगा। ये तो नहीं बोल सकते तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। ये भी नहीं कह सकते कि सर आपने लगातार वैकेंसी नहीं निकाली, लगातार उसमें पोस्ट कम थी। आपको बताना पड़ेगा ना, एक अच्छे तरीके से, एक हम्बल वे में। यदि आप कहीं जॉब कर रहे थे वो बता सकते हो, आप प्रिपरेशन भी कर रहे थे 4-5 साल, तो भी कोई नेगेटिव बात थोड़ी है। आप बोल सकते हो कि सर उसके साथ में अपने पढ़ाई की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहा था, और ट्यूशन व्यूशन पढ़ा करके अपना रोजगार भी चला रहा था, है ना। तो वो गैप एकेडमिक या प्रोफेशनल आपने पहले जॉब की फिर बीच में छोड़ दी, तो वो उसको लेकर के एक अच्छी प्रिपरेशन होना चाहिए। वहाँ पर हम्बल नहीं होना है, मतलब वहाँ पे मतलब हम्बल तो होना है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं, अटकना नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंटरव्यू में ये समझ लो कि कुछ टिप्स हैं। इंटरव्यू हॉल जब आप देने जाते हो, जिस दिन देने जाते हो, इन टिप्स पे फोकस करो, आपको जरूर हेल्प करेगी। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला प्रभाव बोर्ड पर, बोर्ड मेंबर पर, पैनल पर आपका क्या छोड़ते हैं, वो महत्वपूर्ण होता है। लास्ट तक उसका असर तो जाता ही है, ये भी एक मोहब्बत है। फर्स्ट इंप्रेशन ये बाहर से दिखता है। बाहर से क्या देखोगे, कोई कैंडिडेट आया है सामने, तो या आपसे कोई मिलने आता है, तो पहला इंप्रेशन क्या जाता है, उसके पहनावे से जाता है, उसके वेशभूषा से जाता है, उसके चाल ढाल से जाता है। अन्य चीजें तो हम बाद में जान पाएंगे ना, जब उसके वो विचार, जब बातचीत करोगे तब हम जान पाएंगे ना कि इसको कितनी नॉलेज है, क्या नहीं है। तो फर्स्ट इंप्रेशन जरूरी होता है। तो जब आपका इंटरव्यू है तो आपका जो ड्रेस है वो एक प्रोफेशनल होना चाहिए, उस प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए, है ना। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी चाल ढाल यानी जो आपका पोस्चर है बहुत अच्छा होना चाहिए। अब कुछ लोग क्या है,
अदब से चल रहे हैं, अकड़ के चल रहे हैं, झुक के बैठ रहे हैं, कभी इधर टिक जा रहे हैं, कभी हिल रहे हैं, एक पैर उनका वाइब्रेट हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। आप बोर्ड मेंबर के सामने जाते हो, आपकी चाल ढाल एक लगना चाहिए कि हाँ व्यक्ति एक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जब आपसे प्रश्न पूछे जाएं तो आई कांटेक्ट होना चाहिए, आई कांटेक्ट करके उत्तर दोगे ज़्यादा अच्छा है। घूरने की आवश्यकता नहीं है ना। आप नजरें चुरा करके उत्तर दे रहे हो तो समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है या कहीं ये रट के आया हुआ है, ये ठीक से हमारा सामना नहीं कर पा रहा है। आपसे जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका बड़े ही अच्छे तरीके से उत्तर दो। जब आप बैठते हैं तो पोस्चर का मतलब है सीधे बैठो, ऐसा नहीं कि ये टिक गए आराम कुर्सी की तरह, या ऐसे एक तरफ झुक गए या क्रॉस लेग करके बैठ गए, है ना। तो ये पोस्चर जरूरी होता है। आंसर दो। बोर्ड मेंबर जो है, जो प्रश्न पूछ रहा है उसके आई कांटेक्ट करके हुए दो। जिसने प्रश्न पूछा है उसको जवाब देते समय कोशिश करो उससे आई कांटेक्ट ज़्यादा देर तक करो। अन्य बोर्ड मेंबर जो हैं उनसे भी आई कांटेक्ट करना चाहिए। ये आपके कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है, ये बता देता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है इसमें है प्रतिभा है कि ये लोगों के साथ मिलकर काम कर सकता है ना। और जब आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो अब आप क्या करेंगे, उसमें जब उनके रूम में प्रवेश करते हैं तो उनको ग्रीट करेंगे, आप संबोधित करेंगे आदरपूर्ण, नमस्कार बोलो, आप हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, या गुड आफ्टरनून के समय गए हो गुड आफ्टरनून बोलो, यानी ग्रीट कीजिए। वो भी कैसे करना है कि बिल्कुल गंभीर होके बैठ गए हैं। स्माइल रखिए अपने चेहरे पर, हाव भाव से, है ना। मुस्कुरा कर आप दुनिया जीत सकते हो, तो ये तो इंटरव्यू है। तो विद अ स्माइल, स्माइल का मतलब है एक हल्की सी स्माइल, है ना। कमला हैरिस जैसी हंसी नहीं हंसना। यदि उन्होंने हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वैसे वैसा होता नहीं है, रेयरली, कभी कभी क्या होता है वो तो जज करने को बैठे हैं, उनमें से कोई मेंबर आपके सामने हाथ बढ़ा करके आपको हैंडशेक करना चाहता है, तो आप ऐसा नहीं मैं नमस्ते कर लूँ कि अरे ये बड़े हैं, ये तो इतने सीनियर है, मेरी तो अभी जॉब ही नहीं लगी है। अगर उन्होंने हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है तो आप भी उसी गर्मजोशी से उनसे हैंडशेक कीजिए। आप मत हाथ आगे बढ़ा दीजिए कि हेलो सर हाउ डू डू। इन चीजों का ध्यान रखना, करेक्ट। तो ये बातें आती हैं। अगली चीज आती है बॉडी लैंग्वेज। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बॉडी लैंग्वेज भैया, जब आपको वहां जब आप जाते हो, आपको कहा जाएगा बैठने के लिए, कुर्सी ऑफर की जाएगी, तब बैठे। इनकेस मान के चलो उन्होंने आपको खड़े ही रखा है, कुर्सी ऑफर नहीं की है, तो आप पूछ सकते हैं क्या सर मैं बैठ सकता हूँ, यदि आप नर्वस महसूस करते हैं तो। जब आप बैठे सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होना चाहिए, क्रॉस लेग करके नहीं बैठना चाहिए। हाथ अपने दोनों जो हैं अपने थाइस पर रख सकते हैं, और ऐसे नहीं वाइब्रेट कर रहे हैं, इधर झुक रहे हैं उधर झुक रहे हैं, नहीं। तो ये एक अच्छा पोस्चर रहता है, इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। मैं तो टीचर हूं, पिछले 14 साल से मुझे टीचिंग करते हो गया, मुझे तो एक्सप्लेन करना होता है, तो बोलने के साथ साथ हाथ चलते हैं, कभी लिखते समय चलते हैं। तो बट वहां पर बोर्ड मेंबर के सामने आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसका उत्तर आपको अपने शब्दों से देना है। वहां आप हाथों के एक्सप्रेशन से समझाने की कोशिश मत कीजिएगा। कई सारे लोगों में ये आदत आ जाती है, सो प्लीज कंट्रोल, है ना, कंट्रोल हो जाए। हाथों से एक्सप्रेस करने की आवश्यकता नहीं है, आप उनको शब्दों से एक्सप्रेस कीजिए। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना इस बात में, है ना। और आंसर देते समय, कोई भी प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर देते समय पॉजिटिव, सकारात्मक होना चाहिए, एक एंथुसियास्ट होना चाहिए, यानी जोश दिखना चाहिए कि हाँ निराशा है, पता नहीं मैं फेल हो जाऊंगा। देखो इंटरव्यू का बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है, अगर आप डरते डरते जाते हो आपका इंटरव्यू खराब ही होगा, उसे कोई सुधार नहीं सकता, कोई नहीं सुधार सकता। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया है कि देखा जाएगा जो भी होगा, मेरा काम है इंटरव्यू देना, बोल्ड होकर जाते हो तो आपका इंटरव्यू उस स्थिति से बेटर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो सकारात्मक उत्तर होना चाहिए, एंथुसियास्टिक आंसर होना चाहिए। आंसर आपका गलत है मैटर नहीं कर रहा है, आप उत्तर कितना कॉन्फिडेंटली दे रहे हो। ठीक है, उस पर भी बात करूंगा कि क्या गलत उत्तर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उस पर भी बात करते हैं। बात नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन स्किल। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल, कि देखो जो आप आंसर देंगे, जो भी आप बातचीत करेंगे, जो भी आपके साथ कन्वर्सेशन होगा, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, यानी स्पीक क्लियरली, सामने वाले को एक ही बार में समझ में आ जाए।
और जो भी आप बोलें कॉन्फिडेंटली बोलें, आत्मविश्वास से भरी हुई बात कहेंगे। एंड कंसाइज, इसका मतलब ये है कि चेतनापूर्ण ढंग से बात करेंगे। ऐसा नहीं कि दोस्त यारों के साथ बैठ करके महफिल जमी हुई है ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनवा जोड़ा, वो तरीका नहीं अपनाएंगे। तो आप बड़े ही जो भी बोलेंगे क्लियरली बोलेंगे, कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, कंसाइजली यानी चेतनापूर्ण ढंग से बोलेंगे। जो पूछा जा रहा है उसी से संबंधित बात करेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। बोर्ड में आपसे बातचीत की जाएगी या क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनकी बात को ध्यान से सुनेंगे, कान से नहीं सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। लिसन अटेंटिवली, लगना चाहिए उनको कि ये व्यक्ति सामने वाले की बात सामने, यानी अच्छा श्रोता है। हो सकता है कई सारे लोग अच्छे वक्ता होते हैं, स्पीच अच्छी देते हैं, लेकिन श्रोता खराब होते हैं। यहाँ दिखना चाहिए कि नहीं आप अच्छे वक्ता तो हैं ही, आप आंसर तो अच्छा करते ही हैं, लेकिन आप बात को सुनते भी हैं। तो ध्यानपूर्ण से उनकी बात सुनो। उसके बाद जब वो प्रश्न पूछते हैं तो उस प्रश्न का विचारपूर्ण ढंग से उत्तर कीजिए। यानी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो उसका ऐसे ही उत्तर नहीं देना है भागते हुए, थोड़ा सा कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड ले लो, कुछ 1-2 सेकंड का समय ले लो कि हाँ क्या उत्तर दूंगा। उन्होंने पूछ लिया कि बताओ भारत में राष्ट्रपति प्रणाली लगा दें तो कितना अच्छा रहेगा, अमेरिका में जैसे प्रेसिडेंशियल है। तो आप उनकी बात सुने, फिर उसके बाद बताएं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के फायदे भारत के संबंध में ये हो सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं भारत के संबंध में इसके फायदे नहीं हो पाएंगे, हम अभी इस प्रणाली से, पार्लियामेंट्री सिस्टम से ज्यादा परिचित हैं, ये नई प्रणाली होगी, देश को अभी समझाने में अधिक समस्याएं लगेगी। या उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के पूछ दिया। तो कहने का मतलब है उनके प्रश्न को बड़े ध्यान से सुनिए और फिर उसके बाद विचारपूर्ण ढंग से रिप्लाई कीजिए। आंसर देते समय लंबे आंसर नहीं होना चाहिए कि बस आपका एक प्रश्न था, उसी प्रश्न का उत्तर ही खत्म नहीं हो रहा है, समय खत्म हो गया। 7 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक इंटरव्यू चलता है। 7 मिनट में भी खत्म हो जाता है, उनको भी अच्छे नंबर मिल जाते हैं, और जिनके 30 मिनट चलते हैं उनको भी अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं। तो टाइम पैरामीटर नहीं है, पैमाना नहीं है कि आपको अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स दिलाएगा। तो कोशिश करें आंसर आपका संतुलित हो, बहुत लेंदी नहीं हो। आंसर देते समय अटकना नहीं चाहिए, बोल रहे हैं फिर हकलाना नहीं चाहिए, रैम्बलिंग नहीं, ये सब चीजों से बचना है। ठीक है। फिर आता है कि इंटरव्यू में बोर्ड मेंबर के सामने आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। एटीट्यूड बहुत बड़ी चीज है, एटीट्यूड ही आपको किसी तरफ फायदा दिलाएगा तो कहीं पर आपको लॉस कराएगा। तो आप इस प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हो, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हो, तो इसमें जाना चाहते हो तो जेन्युइनली आपका उसमें इंटरेस्ट झलकना चाहिए। आप जिस पद के लिए चयनित होना चाहे, तो आपने भरी होगी ना प्रेफरेंस, डीसी बनना है, डीएसपी बनना है, नायब तहसीलदार बनना है, या आबकारी ऑफिसर बनना है। क्यों क्यों आपको बनना चाहते हो, इसके पीछे जेन्युइन इंटरेस्ट क्या है, ये तो पता, जेन्युइन बताना है। हाँ सर मैं समाज सुधार करना चाहता हूँ, सर मैं देश सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए बनना चाहता हूँ। जेन्युइन, वास्तविक क्या वजह थी। हो सकता है वास्तविक वजह ये रही हो कि आपकी फैमिली में किसी व्यक्ति का आईएएस बन गया हो, या आईपीएस बन गया हो, डीसी बन गया हो, फिर समाज का, परिवार का उस व्यक्ति के प्रति नजरिया आप जो हुआ वो आपको प्रभावित करता हो, या वह बनने के बाद जो उसके पास पावर आई, या वो जो काम कर रहा है उससे आप प्रभावित हो रहे हो। तो कहने का पर्पज है कि जेन्युइन इंटरेस्ट आप बता पाए, वह पद आपको क्यों दिया जाए, इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्यों लिया जाए, उसके प्रति आपका एटीट्यूड झलकना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड जिसे बोलते हैं, पॉजिटिव होना चाहिए। एटीट्यूड कैसा, ईगो नहीं, हम्बल। हम्बल का मतलब ऐसे समझ लो जैसे रतन टाटा, इतना बड़े आदमी, इतना अमीर आदमी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले निधन हुआ, कितनी हम्बलनेस थी। सुधा मूर्ति, इतनी बड़ी लेडी, इतने अमीर लोग होने के बाद भी उनकी स्पीच सुनो, उनको लोगों के साथ कन्वर्सेशन सुनो, कितना हम्बल, कितने पोलाइट होते हैं, कितने रेस्पेक्टफुली बात करते हैं। तो ये चीजें आपके अंदर भी तो दिखनी चाहिए। आप भी तो एक प्रशासनिक सेवा में जाने वाले बड़े अधिकारी बनने वाले हो, तो बी हम्बल, पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल। ठीक है, ये चीजें ही आपको, ये कोई अलग से नंबर नहीं दिलाती इंटरव्यू में, बट जब वो आपसे कोई प्रश्न करेंगे, जब वो आपको नंबर देंगे किसी भी, तब ये आपके पॉइंट्स बढ़ाते हैं, आपके नंबर अधिक करवाते हैं।
आपसे कई सारे क्वेश्चन बम्बार्डिंग कर दिए, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जिनका आपको उत्तर नहीं बन रहा है, तब भी आपको क्या रहना है, स्टे का, शांत रहना है। टेक डीप ब्रीथ। तो टेक डीप ब्रीथ का मतलब ऐसा नहीं कि वहां बैठ करके प्राणायाम शुरू कर दिया, लंबी सांस खींच रहे हो। कहने का मतलब है कि बिल्कुल शांत चित्त रहना है। वो कैसे भी प्रश्न पूछें, आपकी इंसल्टिंग भी कर सकते हैं, अरे तुमको ये भी नहीं आता है और चले आए यहाँ पर डीसी बनने के लिए, हल्की स्माइल रखनी है ना। अपना संतुलन नहीं खोना है। यही तो चेक करते हैं कि व्यक्ति अंडर प्रेशर कैसे बिहेव करेगा। कहीं पर सड़क दुर्घटना हो गई है, लोगों ने चक्का जाम कर दिया है और आपको डीएसपी बना के भेज दिया, तो आप कैसे हैंडल करोगे। लोग तो कई तरीके के होते हैं। भाई किसी का निधन हो गया है, वो तो आग लगाने के लिए तैयार होते हैं जिसने खोया है। आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। आप आग तो नहीं लगने दोगे उसको। हैंडलिंग में ऐसा तो है नहीं कि 2-4 को और शूट आउट कर दोगे। तो बी काम, है ना, एंड कंपोज्ड। ये बहुत जरूरी है। ये सब चीजें आती हैं आपके एटीट्यूड। एक तो कुछ एटीट्यूड होता है और कुछ एटीट्यूड हम सीख जाते हैं। तो सीखा होगा इतने लंबे समय से, जब आप तो इंटरव्यू के लिए गए हो तो पहले से। अब बात करते हैं कि जब आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, जब क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर क्या करना है। और क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो क्या करूं। अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है और आप उस प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हो, तो आप उनसे निवेदन कर सकते हैं पोलाइटली, विनम्रता पूर्वक, कि सर मुझे ये थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, मैं इस प्रश्न को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहा हूं, है ना, थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। जब आप पोलाइटली, विनम्रता पूर्वक ये बात करेंगे, स्वाभाविक है वो क्लैरिफाई करेंगे। और जब आप क्लैरिफाई करेंगे, प्रश्न समझ में आ जाएगा तो सही उत्तर दे पाओगे। आपसे प्रश्न पूछा, प्रश्न आपको समझ नहीं आया, आपने उत्तर दे दिया। अब जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो आपका आंसर सही कैसे होगा। तो इसके लिए एक स्टेप पीछे चलो ना, आप बी पोलाइट और उनसे क्लैरिफाई करा लो कि सर। फिर क्या होता है कि क्वेश्चन का जब आप आंसर देते हो, नहीं पता, क्लैरिफिकेशन के बाद भी नहीं पता, या मुझसे क्वेश्चन पूछा मुझे उसका उत्तर नहीं पता है, तो क्या करोगे, गलत उत्तर मत दो, उत्तर देने का प्रयास मत करो। आप एडमिट कर लो, बी ऑनेस्ट, ईमानदारी के साथ इसको स्वीकार कर लो कि सॉरी सर, मुझे इसका उत्तर नहीं पता, सॉरी सर, मैं नहीं जानता। अगर 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 में यदि आप 6 प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहां क्विज खेल के बेस पे उत्तर नहीं दिए जा रहे हैं कि मैंने 50 क्वेश्चन पूछे, 49 सही किए तो इसको हम लेंगे। यहां पर आपके एटीट्यूड के बेस पर आंसर दिए जा रहे हैं, एटीट्यूड के बेस पर आपका चयन हो रहा है। क्वेश्चन आंसर वाले गेम तो आप 2 स्टेप में खेल चुके हो, प्रीलिम्स में और मेंस में। यहां बात आती है एटीट्यूड की। तो बी ऑनेस्ट, एडमिट करो कि सॉरी सर, मुझे उसका उत्तर नहीं पता। ये तरीका है अच्छा इंटरव्यू बनाने का। कुछ प्रश्नों के उत्तर हम डेफिनेशन या शब्दों में दे पाते हैं, मगर उतना स्पष्ट नहीं बता पाते, क्योंकि उन प्रश्नों के उत्तर जो हैं एग्जाम्पल दे करके हम बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप यहां पर एग्जाम्पल के रूप में भी बता सकते हैं। सभी प्रश्नों के एग्जाम्पल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस नीड सम एग्जाम्पल्स, क्योंकि उनको समझाने के लिए हमें उन पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, तो वो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। ध्यान यही रखना है, लंबे आंसर नहीं देने हैं अनटिल और अनलेस जब तक वो आपको क्रॉस नहीं करते हैं, मतलब उस क्वेश्चन के पीछे फिर कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं। तो ये तो है क्वेश्चन आंसर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इंटरव्यू आपका खत्म हो गया। तो खत्म हो गया इसका मतलब सब कुछ ओके ओके नहीं, अभी कुछ स्टेप बचे हुए हैं। जब आपका इंटरव्यू समाप्त हो गया है, तो समाप्त होने के बाद बोर्ड मेंबर को, जो आपका पैनल है, उनको अब आप थैंक यू बोलेंगे। आते समय ग्रीट कर रहे थे, स्माइल थी, आपका इंटरव्यू खराब हो गया, तब भी जाते समय स्माइल रहनी है, और उनको थैंक्स बोलेंगे कि उन्होंने कीमती समय दिया आपको। हो सकता है आपका समय उनसे ज्यादा कीमती रहा हो, लेकिन नहीं, आप उनको धन्यवाद देंगे कि सर आपने अपना कीमती समय हमें दिया। लीव विद अ पॉजिटिव इंप्रेशन। जाते समय सकारात्मकता दिखनी चाहिए। वो 12th पास मूवी तो देखी होगी ना, वो तो मूवी थी, बट यूपीएससी एस्पिरेंट्स को तो मोटिवेट करती है ना, ठीक है। ये इंटरव्यू समाप्त हो जाता है।
इन्हीं से जुड़ी कुछ चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं, कुछ कम हो सकती हैं, तो इस पर आपको और डिटेल में काम कर लेना चाहिए। अब आते हैं कि कुछ कॉमन से क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू में जो पूछे ही जाते हैं हर एस्पिरेंट से, तो उन कॉमन से प्रश्नों के उत्तर तैयार कर लेना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। जैसे वो आपसे पूछ सकते हैं, आप अपने बारे में बताओ, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, इस वो पूछेंगे, नॉर्मल सी बात है। ये क्वेश्चन सिर्फ पीएससी में, यूपीएससी में, प्राइवेट सेक्टर में ये पूछते ही यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, है ना। फिर आप क्यों सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, या आप प्रशासनिक अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं? भाई क्यों बनना चाहते हो, इसका तैयारी करी होगी ना, रटे रटाए उत्तर मत दे देना कि मैं समाज को सुधारने के लिए आया हूं, मैं आग लगा दूंगा सब में, सारे क्रिमिनल में। बी जेन्युइन, बी कंसाइज, बी थॉटफुल। फिर आपकी खूबियां क्या है, आपकी अच्छाइयां क्या है, आपके स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, पूछ सकते हैं। फिर कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, या किसी प्रेशर में कैसे काम करोगे, आपके कैरियर के गोल क्या हैं, आप डीसी बनना चाहते हो या आप आईएएस की ओर भी जाना चाहोगे, क्यों बनना चाहते हो। तो ऐसे कुछ कॉमन से क्वेश्चन है। करेंट अफेयर में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, उसकी आप तैयारी करके रखो। मध्य प्रदेश के लेकर के बहुत से प्रश्न बनते हैं, मध्य प्रदेश की कुछ समस्याएं हैं, मध्य प्रदेश जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, मेजर इशू क्या है, उनकी जानकारी आपको होना चाहिए। अब इशू बताए तो उसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए, यानी उसके सुधार के लिए आपके पास क्या उपाय हैं। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं हर इंटरव्यू में पूछते हैं। कुछ इंटरव्यू में ऐसा होता है कि हम ये सब तैयार करके गए, बट उन्होंने ये सब ना पूछ करके कुछ अपना अलग ही पूछ लिया। जैसे उन्होंने जो आप मेंस में कुछ क्वेश्चन आया था उसका उत्तर पूछ लिया, या किसी व्यक्ति ने मैथमेटिक्स से एमएससी किया है तो उससे मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसा रेयर टू रेयरेस्ट केसेस में होता है। आपको बने तो उत्तर दे देना, नहीं बनता है तो सॉरी सर। क्या करेंगे वो, आपको दिखाने के लिए इंसल्ट करेंगे, अरे आपने एमएससी किया है मैथमेटिक्स में, आपसे ये सरल सी थ्योरम नहीं बन रही है। सॉरी सर। क्यों? आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, लड़के थोड़ी जाओगे। आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से जाओगे, आप क्विज खेल करके नहीं जा रहे हो, एटीट्यूड्स की वजह से जा रहे हो। तो ये था इंटरव्यू से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट हो सकते हैं, उनको लेकर के बनाएगी आज की क्लासेस। अगली क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे। आपके कोई क्वेश्चन रह गए हो, आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में छोड़ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर नहीं किया है। वे लोग जो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू एंड गुड लक।